बट ईवी काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए ये बोलते हुए कि ईवी इज़ द फ्यूचर। अब तो कितना फ्यूचर हम आगे देख रहे हैं और कितना हम लोग सक्सीड कर पाए हैं उसमें। इतना सब अंदाज़ा लगा रहे थे जितनी उम्मीद थी, उससे ज़्यादा फ़ास्ट ईवी एडॉप्शन या ईवी को लेकर एक्शन भारत में देखने को मिला। जैसे सबसे पहले अगर हम बोलें तो चार्जिंग टाइम इज़ स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम। आपको मतलब उसमें भी अगर हम ये देखें कि चार्जिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है अगर हम हाई स्पीड चार्जर से करते हैं। बट एक हुँ। तो सारी गाड़ियाँ उसे सपोर्ट नहीं करती। उनके लिए ईवी इज़ जस्ट अ रैशनल एंड टिपिकल वैल्यू फॉर मनी बाय। वो परचेज़ उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है, हिंदुस्तानी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं उस मामले में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री लगातार बढ़ रही है। इवन इलेक्ट्रिक जो आई मीन टेक्निकली जैसे लग्ज़री कार मेकर्स कहेंगे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ इन सब की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ी है, ना सिर्फ मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर भी। पेट्रोल कार्स 15 साल के बाद ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, इसलिए उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। डीज़ल कार्स की 10 साल में दिल्ली एनसीआर में कर दी गई है। इलेक्ट्रिक कार को क्या हो रहा है, वो उसकी लाइफ साइकिल 15 साल में क्यों खत्म हो रही है? बैटरी का ऑपरेशन मोस्टली जो है वो हाई और लो टेम्परेचर उसके बैटरी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो करता है। उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख जाएँ या वहाँ जाएँ तो अचानक से बैटरी बैठ जाएगी, ऐसा हुँ। ऐसा भी नहीं होता है। ओवरऑल गाड़ी का प्राइस कब थोड़ा डाउन या फिर एटलीस्ट पेट्रोल एंड डीज़ल के एट पार आने की उम्मीद है? सभी कह रहे थे कि 26 में, पहले जो मैं वही बता रहा था कि पहले 2-3 साल पहले बात हो रही थी कि हुँ। 26 में शायद वो कब आएगा, आई डोंट थिंक सो, अभी तो आया नहीं है। सभी कंपनीज़ जो है वो नए नए टेक और फीचर्स जो हैं, वो ईवी में ही डाल रहे हैं। ये तो मैं आपको कह ही रहा हूँ ना, गैजेट बना रहे हैं उसे वो। नहीं, गैजेट तो बाकी गाड़ियाँ ही बन रही है, बट व्हाट आई रियलाइज़ एंड व्हाट आई डोंट एन्जॉय सो मच कि पहले पहले सबसे पहले वो ईवी आर्किटेक्चर वो नए स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं, हुँ। उसमें सब चीज़ के लिए स्कोप बना रहे हैं और नए-नए फीचर सबसे पहले उसी में डाल रहे हैं। तो इस चक्कर में पेट्रोल और डीज़ल वाले जो हैं, वो मॉडल्स बेचारे नेग्लेक्ट होके कोने में पड़े हुए हैं। तो लाइक आई वाज़ टेलिंग यू, लोग आजकल यूट्यूब को कंज़्यूम कर रहे हैं ऑन टीवी। और इनफैक्ट मैंने ऑर्डर करे थे अभी फ्रूट्स और सबसे महँगा निकला कीवी। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर? ईवी? मुझे नहीं पता। वाह, 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 वाह! क्योंकि इरशाद, इरशाद। ई20 हमने काफ़ी देर डिस्कशन किया और हुँ। उसपे काफ़ी कमेंट्स भी आए और जैसा आपको एक्सपेक्टेड था वैसे टाइप के कमेंट्स आए हमें लास्ट वीक। और हमने पूछा भी था लोगों से कि ईवी पे करें या हाइब्रिड पे करें और काफ़ी लोगों ने कहा हाइब्रिड पे, काफ़ी लोगों ने कहा ईवी पे। तो थोड़ी-सी चीटिंग करी मैंने कहा चलो हाइब्रिड का तो काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे। तो ईवी पहले करते हैं एंड हाइब्रिड अगले हफ्ते करते हैं। तो क्या लगता है तो क्या हो रहा है? गाड़ी कंपनियां, सरकार और एजेंसी सब भी यही कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पहले ईवी कर लेते हैं, बाकी हाइब्रिड वगैरह बाद में बट करेंगे। ईवी काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए ये बोलते हुए कि ईवी इज़ द फ्यूचर। अब तो 3 साल मतलब कितना फ्यूचर हम आगे देख रहे हैं और कितना हम लोग सक्सीड कर पाए हैं उसमें। अब फ्यूचर नहीं है, वो बेसिकली आई थिंक लेजी हेडलाइंस है, क्योंकि अब वो प्रेजेंट हो चुका है। आप अगर मार्केट के 8-9-10% की बात कर रहे हैं, हुँ। तो फिर वो प्रेजेंट हो चुका है, दैट्स नॉट फ्यूचर। फ्यूचर में मामला शायद और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि हम लोग मैं अगर 2023-24 या 22 की अगर बात करूं, स्पेशली आप ईवी का पूरा जो गेम है वो पैंडेमिक के बाद से जो चेंज हुआ है भारत में, वो आपने अगर देखें तो उसमें हुआ क्या कि जितना सब अंदाजा लगा रहे थे, जितनी उम्मीद थी, उससे ज़्यादा फास्ट ईवी एडॉप्शन या ईवी को लेकर एक्शन भारत में देखने को मिला। टाटा ने उस मामले में लीड ली। महिंद्रा के पास भी रेवा थी, बट महिंद्रा ने वो कैपिटलाइज़ नहीं किया उस वक़्त। बाद में अब आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग उसका उन्होंने क्या कहते हैं वापसी मारी है। लेकिन जो फिनोमेना है वो हमने देखा कि अर्ली लाइक 22-23 में वो जो है मोमेंटम पकड़ रहा था। एक चीज़ जो सभी बोल रहे थे, जो जिसमें बेसिस सरकार का विज़न ही था कि 2030 तक आपको 25% 30% ईवी करना है, इसके अलावा पेट्रोल होगा, ये हो। आज की तारीख में वो कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो गया है। क्योंकि हम ईवी भी देख रहे हैं, हाइब्रिड देख रहे हैं, प्लग इन हाइब्रिड की बात हो रही है, इथेनॉल की बात हो रही है, आइस व्हीकल रहेंगे, डीज़ल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर डीज़ल में आइसोब्यूटेनॉल रहेगा तो वो डीज़ल ज़्यादा क्लीन अगर होगा तो वो वापस रहेगा या नहीं रहेगा। इंटरनेशनली हम लोग देख रहे हैं ईवी को लेकर डेडलाइन जो है बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ उन्होंने आगे कर दी है। तो मामला कन्फ्यूज़िंग है। रैप हो लेकिन गया, ये तो ऑलमोस्ट रैप हो गया था। तो फिर वहाँ पे अभी की जो स्थिति है वो मेरे ख़्याल से
अब ये कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा कि फ्यूचर है, अब तो प्रेज़ेंट है अब। लेकिन अभी भी अगर प्रेज़ेंट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंज़्यूमर्स अभी भी क्लियर नहीं है। काफ़ी शिकायतें हैं और उसी वज़ह से काफ़ी लोग जो है वो अभी भी सोच नहीं पा रहे या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको ईवी पे चला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बोलें तो चार्जिंग टाइम इज़ स्टिल अ मेजर प्रॉब्लम। आपको मतलब उसमें भी अगर हम ये देखें कि चार्जिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है अगर हम हाई स्पीड चार्जर से करते हैं। बट एक तो हुँ। सारी गाड़ियाँ उसे सपोर्ट नहीं करती। उसमें पता है एक चीज़ जो हम सबको समझनी पड़ेगी, वो ये कि आप ये जैसे हम लोग मैं अगर क्रिकेट के ऊपर या गोल्फ के ऊपर कमेंट्री करूँ तो बहुत ज़्यादा सही सटीक नहीं होगा क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, गोल्फ मुझे समझ में नहीं आती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जब उस इकोसिस्टम में से बाहर से जब आप देख रहे हैं, वो इकोसिस्टम बहुत अलग नज़र आएगा। ये इस हुँ, वज़ह से कह रहा हूँ जब आप डेटा फ़ॉलो करेंगे तो चाहे वो एमजी हो, टाटा मोटर्स हो या जो भी हमारी शायद पहले इस पर बातचीत भी हुई होगी। उनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 85% के आस-पास, शुरू में तो टाटा मोटर्स ने कहा कि 95-94% तक जो है होम चार्जिंग हो रही है। हुँ, अब इसका मतलब ये है कि उनको तो पब्लिक चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं है। 4% 10% के अलावा पब्लिक करेक्ट। चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो चैलेंज नहीं है। लेकिन ये एक एक तरफ़ा इसका इस डेटा का एक तरफ़ा रीडिंग होगी, हुँ। क्योंकि वो इस वजह से भी बाहर चार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें पता है कि बाहर अवेलेबल नहीं है, तो मैं घर में चार्ज कर रहा हूँ। नहीं तो ये और दोनों एक ही मेजर रीज़न ये भी रहा ही है शुरू से कि कॉस्ट इफेक्टिव वो एक्चुअली में तभी पड़ता है, जब आप घर पे चार्ज करते हैं। एग्ज़ैक्टली क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें जहाँ हम लोग पब्लिक चार्जर में जाते हैं स्पेशली पब्लिक चार्जर का मतलब एक तो चलिए ठीक है कोई ऑप्शन नहीं है कहीं चार्ज खत्म हो रहा है तब आप पब्लिक दूसरा जो पब्लिक चार्जिंग चार्जर का एक अपील होता है, अट्रैक्शन होता है दैट इज़ द फास्ट चार्जर और फास्ट चार्जर की कीमत भी जो है वो आपको ऑलमोस्ट खींच-खाच के पेट्रोल तो नहीं लेकिन डीज़ल से बहुत आस-पास सीएनजी के आस-पास आपको मिल जाएगी। अलग-अलग रेट हुँ, होगा मेरे ख़्याल से आप देख ही रहे होंगे। तो वो जो रेट्स हैं मोस्टली जो फास्ट चार्जर्स हैं उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। घर पे जब आप चार्ज करते हैं उस मामले में तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है गाड़ी और जो आमतौर पर अगर आप देखेंगे सभी गाड़ी कंपनियों के जो रनिंग कॉस्ट होंगे ना वो जो एडवर्टाइज़ करेंगे उसमें हुँ। बहुत बड़ा हिस्सा ये होगा जो घर पे चार्जिंग के ही आंकड़े वो कोट कर रहे होंगे। हाँ, ये तो है, ये फैक्ट है। बट इसी पे जो एक नया वर्ड इसके बाद जो इजाद हुआ रेंज एंग्ज़ायटी और रेंज एंग्ज़ायटी भी क्योंकि आजकल लोग जो डिसाइड करते हैं वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के ही करते हैं। और यूट्यूब पे वीडियोज़ जब हम देखने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है कीवी वो ईवी जब भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले लोग वही देखते हैं कि यार बस 10 किलोमीटर रह गया है, क्या मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा? वो इमेजिन करते ही खुद के को वहाँ रखते ही क्योंकि जब मैं भी गाड़ी ले रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि यार अगर रास्ते में अटक गए तो क्या? मुझे लग रहा था कि आप अभी ईवी से कीवी पे वापस जाने वाले थे। लेकिन जो पॉइंट आपका है ना वो बहुत ही मैं कहूँगा वही जो डेटा के बारे में जो कह रहे थे, डेटा का दूसरा दूसरा पहलू ये है। अब आप देखिए कि होम चार्जिंग हो रही है अगर मान लीजिए 85% से टू 95% इस वजह से क्योंकि घर पे ही इसी वजह से आपने ईवी लिया भी है और वो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली शहरी इलाके में। शुरुआत के जो डेटा कहते हैं जो टाटा मोटर्स के जो बॉसेस ने शुरू में हमें बताया था कि उन्हें भी नहीं पता था, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से लोग खरीदेंगे। जैसे डॉक्टर है, उनका एक क्लिनिक, दूसरे क्लिनिक और तीसरे फिजियोथेरेपी या व्हाटएवर उनको उनका रूट तय है। हुँ, उनका डेली का रन जो है वो तय है। राइट। तो वहाँ हफ्ते में कितनी गाड़ी चलेगी वो तय है। तो इस चक्कर में उन्होंने वो गाड़ी ली एंड दैट बिकेम लाइक अ टेम्पलेट फॉर देम। तो इस तरह के जो लोग हैं चाहे सेल्स वाले हैं जिनका खास एरिया तय है, हुँ, तो शहरी इलाके में वो है। जो रेंज एंग्जायटी की आप बात बोल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो आप जो हम लोग शायद डिस्कस कर रहे थे लास्ट लास्ट वीक ही कि आप जो हाईवे के ऊपर ईवीज़ को लेके जाने वाले लोग हैं, वो या तो ऐसी गाड़ी है जिसमें वाक़ई उसका रेंज 500-600 किलोमीटर रियल टाइम है हुँ, या रियल लाइफ रेंज है या फिर वो पायनियर्स टाइप के हैं जो ईवी के मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं और वो रिस्क लेने को रिस्क तैयार लेने है। के लिए तैयार हैं, वो पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 लोग हैं, बाकी जो जनता है उनके लिए ईवी इज़ जस्ट रैशनल एंड टिपिकल वैल्यू फॉर मनी बाय। वो परचेज़ उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है, हिंदुस्तानी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं उस मामले में। तो वो लिमिटेशन तो है, आप हाईवे के ऊपर आज की तारीख में भी अगर आप जाएँ, तो पहले जितना हम लोग जाते थे, उससे कहीं ज़्यादा चार्जेस अब हो गए हैं। लेकिन
अभी भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नंबर्स कम हैं हाईवे के ऊपर। नेटवर्क की कई बार समस्या हमने हमारे कई कुछ सहयोगियों ने शूट किया है, हम लोग हाईवे के ऊपर या शहर हाईवे से हुँ, उतर के कई बार चार्जिंग के लिए हम लोग गए हैं। वो एक समस्या है और वेटिंग की एक समस्या है। क्योंकि कई बार तो लाइन भी लगी होती है और कई बार राइट। जो है, वो लोग अपनी डीज़ल पेट्रोल गाड़ी भी चार्जर के सामने लगा के वो चले तो जाते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम मैंने हर बार देखी है जब भी मैं एक स्टेशन के बाहर गया हूँ। बट इसी से अगर ये देखें कि एक तो नेटवर्क की इश्यू मुझे तो समझ में आ गया, बट जनता को शायद ना आया हो कि नेटवर्क क्यों चाहिए? क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि वो प्लग इन है, वहाँ से उठाएँगे, गाड़ी पे लगाएँगे और चार्ज हो जाएगा। बट वो एक्चुअली काम कैसे करता है अगर आप वो भी एक लाइन हाँ, में तो समझा पाओ? जैसे ये इसका भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ कि नेटवर्क कैसे काम होता है। उसका दूसरा ऐप जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में भी अगर मैं भूल जाऊँ तो याद दिला दीजिएगा। क्योंकि ये जैसे हम मान लीजिए गए किसी चार्जिंग स्टेशन पे, तो पहली बार जब आप बेसिक मैं बताता हूँ जो आम तौर पर मैंने हुँ, देखा है कि उस चार्जिंग पॉड या चार्जिंग स्टेशन से आपकी गाड़ी कनेक्ट होगी, उससे पहले आपको या तो उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उस चार्जिंग स्टेशन को कैसे पता है कि आप खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते राइट। हैं? वहाँ पर कोई फिज़िकल किसी एग्ज़ीक्यूटिव का प्रेज़ेंस तो है नहीं। तो फिर वो ऐप के ज़रिए होता है। कई बार क्यूआर कोड से आप उसको बताते हैं कि आप इस वाले चार्जिंग स्टेशन पर खड़े हैं। उस ऐप में आप कई बार वॉलेट में पैसा भरते हैं हुँ, और फिर आप जब कनेक्शन हो जाए कई 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 स्टेशन के ऊपर ऐसा भी होता है कि आपको एक ओटीपी भी मिलती है। ओके। जैसे कुछ-कुछ रेज़िडेंशियल एरियाज़ में या कुछ-कुछ ऐसे कमर्शियल एरियाज़ में जहाँ पर ये चार्जिंग पॉड्स लगे हुए हैं, वो चार्जिंग स्टेशंस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक ओटीपी भी लगता है, तो कई बार वो आस-पास के दुकान वाले, मॉल वाले, गार्ड्स इन सब के पास होता है। हुँ, लेकिन अगर हाईवे के ऊपर हो तो वो वाली स्थिति नहीं होती है। बट नेटवर्क होता है क्योंकि आप वो मशीन जो है या चार्जिंग स्टेशन वो आपको आपके वॉलेट को पढ़ेगा कि इसके पास ₹500 हैं, ₹600 हैं, तब वो चार्ज उतने का वो उसमें करेगा और वो ओके। आपको कई बार वॉलेट में भरने के लिए भी आपको वो नेटवर्क की ज़रूरत होती है और दूसरा हिस्सा नहीं भूला मैं, वो ये है कि कई जगह अलग-अलग स्टेशन में अलग-अलग राज्यों में जाएँगे आप तो और उस इलाके में अलग-अलग चार्जिंग सर्विस है। हुँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनका ऐप, इनका ऐप अलग है, तो इसमें आपके ₹250 बच गए, उसमें ₹375 बच गए, उसमें ₹200 बच गए। तो हुँ। इस तरह के 4-5 ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो। तो ये हाल में 2-3 कंपनियों ने ऐसा किया है कि बहुत सारी चार्जिंग कम या स्टेशंस को या कंपनी सब प्रोवाइडर्स को एक ही ऐप पे लाएँ, दैट्स गुड। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं इसके रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो लेटेस्ट जो मेरे को 2-3 चीज़ें दिखाई दी, आपको क्या लगता है जो मैप्स हैं, जिसके हिसाब से कई बार लोग रूट बदल लेते हैं, वो मुझे कंटेंट में एटलीस्ट दिखाई दिया, काफ़ी लोगों के वीडियोज़ में दिखाई दिया कि कई बार उनके रूट बदलने के बाद भी जो चार्जर जिसके लिए उन्होंने 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल दिए, वो चला ही नहीं। या फिर एक वीडियो में अभी हाल-फिलहाल में ही देख रहा था, जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर एक चार्जर लगा हुआ था। बट जो सोसाइटी थी, उसने सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया। बट वो मैप पे शो कर रहा था। तो ऐसे केसेज़ में क्या लगता है मतलब रियलिटी क्या है? क्या ये मैप्स रिलाएबल हैं? मोस्टली रिलायबल हैं, लेकिन जो मैं नेटवर्क और सिग्नल की बात कर रहा था, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यू तो है, क्योंकि डे टू डे बेसिस के ऊपर वहाँ लोकल रियलिटी क्या है, हुँ, वो हमें पता नहीं है। मान लीजिए कमर्शियल स्पेस में आप चले गए, मॉल में चले गए, चलो ठीक है, वहाँ पे कई बार आपकी झड़प हो जाएगी, "अरे भाई मैं तो चार्ज करने के लिए आया था, फिर भी तुम पार्किंग का हुँ, पैसा क्यों ले रहे हो?" इस तरह की बिल्कुल। छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए आरडब्ल्यू ने डिसाइड किया कि हाँ, कोई ईवी चार्जिंग करने के लिए आया था और उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो उससे सुरक्षा के लिए वो कदम उठा सकते हैं। अब वो अपडेट रियल टाइम कैसे होगा, नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से जो चार्जिंग प्रोवाइडर्स हैं वो और आरडब्ल्यू हैं, वो उनको देखना पड़ेगा। बट मुझे लगता है ओवरसाइट की इसमें ओवरसीइंग की ज़रूरत है। हुँ, अगर मैं गवर्नमेंटल बॉडीज़ की तरफ से बात करूँ या म्युनिसिपल बॉडीज़ की तरफ से बात करूँ, क्योंकि यहाँ 2 अलग-अलग एजेंसीज़ एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिनका एक-दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। हुँ। और जब वहाँ पे तीसरा अगर कोई कस्टमर फँस जाएगा, तो वो फँस कस्टमर को बचाने के लिए गवर्नमेंट को मेरे ख़्याल से इस लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन का एक नया सेटअप या सिस्टम ज़रूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह के और भी कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं जब आप चार्जिंग के लिए जाओ। और जैसे आपने कहा कि नेटवर्क नहीं आता, कई केसेज़ में ऐसा भी देखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरली एक टेक्निकल इश्यू है, वो जा सकती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो उन केसेज़ में भी लेकिन जिसने गाड़ी ली है, वो तो बेचारा फँस गया। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये एक देखिए इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप मान लीजिए फ्यूल पंप पे जाएँ, पेट्रोल नहीं है, तो आप उतने आपकी हेल्पलेसनेस उतनी नहीं होगी। हुँ,
क्योंकि यहाँ पर फ्यूल पंप का जो डेंसिटी है, जो जो एवरेज नंबर ऑफ फ्यूल पंप्स मच हायर देन ईवी चार्जिंग। इसके अलावा ये है कि आप भराने में आपको बहुत कम टाइम लगता हुँ, है ना? फिर यहाँ अगर आप ईवी के आई मीन ईवी चार्जिंग अगर आप बैटरी चली गई, तो फिर आप यू टोटली स्टैंडर्ड। प्लस हमारी जो पूरा ड्राइविंग का जो कल्चर है, वो पिछले 50-60 साल, 100 साल से इंडिया में अगर हम लोग मैं इस जनरेशन की बात करूँ हुँ, हुँ। एटलीस्ट 30-40 साल से जो एक कल्चर है, उसके हिसाब से यू वी हैव एन एंटाइटलमेंट। यू फील कि वी आर एंटाइटल्ड कि हम लोग निकले हैं, तो हमें रास्ता नहीं बदलना पड़े, हमें उस सब रास्ते में ही कुछ कुछ मिल रास्ते जाए। में ही मिले। तो वो फ्यूल पंप के चक्कर में। तो वो एक एक बड़ा चैलेंज तो है, जहाँ पर हमें वो मेरे ख़्याल से कई बार हम जेनुइनली फँस जाते हैं और कई बार गुस्सा जो होता है वो बहुत जायज़ नहीं होता। सही बात है। बट अगर हम सेल्स भी देखें ईवी की, शुरू में पहले दूसरे साल में काफ़ी अच्छा जंप आया। उसके बाद जंप तो है, ऐसा नहीं है कि पॉज़िटिव नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन द जंप थोड़ा-थोड़ा फ्लैट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि इनिशियली शायद क्या मैं गलत हूँ? अगर आप गलत हो तो नहीं, आप अभी बोल हाँ, सकते हो। नहीं हाल के डेटा जो है एक्चुअली उल्टा कह रहे हैं। क्यों? ईयर ऑन ईयर क्योंकि कह रहा हूँ मैं। ये नहीं, ईयर इन ईयर भी बहुत पिछले 4-5 महीने से हुँ। आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में जब हमने बात की कि उस पूरे पूरे कन्फ्यूजन में एक फ़ायदा ईवीज़ को मिल रहा है। हाँ, बट हाँ, वो क्योंकि कह वो सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून की अगर बात करें तो बिक्री जो है हाँ, रिकॉर्ड तो वो आप रिकॉर्ड मंथ तोड़ ऑन रहा है। मंथ पे चले गए ना फिर, हाँ, मैं तो ईयर नहीं ऑन ईयर ईयर ऑन ईयर भी ईयर जैसे इन मान ईयर लीजिए भी है। ईवी लग्ज़री की बात हाँ जी। ईवीज़ का एक एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा लग्ज़री कार मार्केट। हुँ, अब हुआ क्या कि 2000 अभी 26 है, 25 की शुरुआत में एक मेरे ख़्याल से या उससे पहले थोड़ा वो डिस्कशन चालू हुआ कि भई देखिए पोर्शे टायकान जो है, हुँ। इलेक्ट्रिक कार है, वो खरीदते ही 1 साल के अंदर उसकी जो वैल्यू है, रीसेल वैल्यू 50% और वो स्टोरी बड़ी वायरल हुई, खतरनाक वायरल हुई और बट ये वो तो वायरल जनरली भी इतनी महँगी कार इतनी कम हाँ, हो ही नहीं लेकिन जाती है। 50 नहीं उतनी ही होती है। अगर उस वाले लग्ज़री सेगमेंट की बात करें तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब वो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि उतने पैसे कभी रहे नहीं मेरे पास कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखूँ बट सुना है हमने कि बट नहीं जोक्स अपार्ट वो उन जो आइस व्हीकल जनरली होता है कि उस वाले सेगमेंट में एक तरह से एसेट भी कह सकते हैं लोग शौकीन लोग एक तो लिमिटेड नंबर्स होता है, शौकीन लोग खरीदते हैं। तो उसी सेगमेंट की, उसी कंपनी की जब इलेक्ट्रिक कार आई तो लोगों को लगा कि जो उसका दाम है उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा, बहुत तेज़ी से गिरा। दूसरी तरफ क्या हुआ अमेरिका में एक साइकिल पूरा हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लोग ग्राहक खरीद रहे थे, उनके बैटरी रिप्लेसमेंट की एक उम्र आ गई, एक हुँ, तरह से। फिर आप मेरे तो क्वेश्चन की फिर तरफ आ वहाँ गए। पे जो है उनको कस्टमर्स को लगा भाई इसका बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ तीसरी चीज़ जो यहाँ अपने मेनलैंड में हुई कि बहुत सारे जो पहले भी हुआ था, जो टू व्हीलर्स वाले जो हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने बहुत ही बीएमएस में घपला किया था एंड चार्जिंग और इसमें जो कनेक्शंस थे, हुँ, फिटमेंट्स थे, दे वर सबपार एंड दैट्स व्हाई इतनी बार आग-वाग हुँ, हुँ, लगने की हुँ, घटना हुई। राइट। तो इंटरनेशनल जो एक मूड कहेंगे वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक कहें वो और यहाँ नज़दीक की रियलिटी जो आग वाग की थी वो इस चक्कर में ईवी को लेके बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट बना। कट टू 2026 यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 4-5 महीने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री लगातार बढ़ रही है। इवन इलेक्ट्रिक जो आई मीन टेक्निकली जैसे लग्जरी कार मेकर्स कहेंगे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज इन सब की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ी है, न सिर्फ मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर भी। बिल्कुल, तो ये एटलीस्ट एक सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा हाँ, दिखने तो ये लगी है। आंकड़ा जो है पिछले 3-4 महीने में बेटर हुआ है और ईवी का अडॉप्शन बेटर हुआ और जिस स्पीड से मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले लोग सोच रहे थे शायद मेबी बिकॉज़ ऑफ इथेनॉल होल डिस्कशन बहुत से लोग इस चक्कर में मेरे ख्याल से बट पॉइंट इज़ कि ईवी की बिक्री बढ़ी है। ओके, बट अभी भी मेरे हिसाब से काफ़ी लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो इसको कूल गैजेट की तरह भी लेते हैं। क्योंकि इतने फीचर्स जनरली नॉर्मल कार्स में जो कि बजट कार्स है 20-22 लाख तक की भी मान ले तो इतने फीचर्स नहीं आ रहे जितने ईवीज में आते हैं। तो क्या लगता है लेकिन आपको कि अगर आप मान लीजिए कि ईवी प्लान कर रहे हैं तो क्या आप इसलिए लेंगे क्योंकि वो कूल है? ईवी एक तो ग्रीन नंबर प्लेट है, लोग बोलेंगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बंदा जा रहा है। रेंज का इश्यू हमेशा रहने वाला है, आपको पता है, क्योंकि आप हाईवेज़ पे ओवर कॉन्फिडेंट होके तो नहीं निकल सकते। आपको प्लान तो करनी ही पड़ेंगी। मेरे जैसा आदमी जो कभी होटल तक बुक नहीं कराता है घूमने से जाने से पहले, उसको अगर प्लान करना पड़े, ये मेरे लिए सबसे बड़ा डर है। वो करना पड़ेगा।
वो आपको करना ही पड़ेगा, बट क्यों? कितना टाइम और लगेगा कि ये करना नहीं पड़ेगा? इसमें बड़ी सारे लेयर, बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम चल रहा है। हुँ, जैसे पिछले हफ्ते ही एक और शो में डिस्कशन के दौरान ये सुनने को मिला, जो हाईवेज़ के ऊपर चार्जिंग नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक़्त में सभी चार्जिंग ऑपरेटर्स जो इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं, उनको ये कहा जाएगा कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक आप पहले अप एंड रनिंग करके, अप टाइम जो है आपका वो होना हुँ, चाहिए 95% 90% व्हाटएवर, ताकि आप कहीं भी लगाओ उसके उसका रिकॉर्ड हमारे पास हो, कि ऐसा ना हो कि आपने लगा दिया, आपसे आपने सब्सिडी भी ले लिया, जो भी सुविधा भी ले ली हुँ, और फ़ायदा भी ले लिया, और उसके बाद आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो वो उसको लेकर बात तो हो रही है, उसको लेकर अगर मेंटेनेंस अगर आगे जाके और बेटर हो, जहाँ पे रिलायबिलिटी बढ़े, तो दिक्कतें कम होंगी चार्जिंग स्टेशन की। लेकिन मुझे लगता है कि इसको देना मुझे, मेरे लिए ऑनेस्टली थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स मामला लग रहा है। व्हाई? बिकॉज़ जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेट नहीं हुआ। कंसोलिडेट से मेरा मतलब ये है कि अलग-अलग कंपनीज़ को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाकर, मेरे लिए आज की डेट में अगर एक आप मैप है, मैप में सभी एक कोई ऐप होना चाहिए जिसमें आपके सभी चार्जर आस-पास के दिख जाएँ। उनके पावर दिख जाए, फास्ट चार्जर दिख जाए, स्लो चार्जर दिख जाए, अवेलेबिलिटी कितनी है वो दिख जाए, वहाँ पे पार्किंग स्पेस है कि नहीं वो दिख जाए। आज की डेट में आप टेक के हिसाब से देखें तो सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर वो क्यों नहीं है? तो वो, हुँ। अगर मुझे लगता है वो, मैं सोच रहा था इससे पहले होगा लेकिन वो हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से मैं एग्ज़ैक्टली कह नहीं पाऊँगा कि कितनी जल्दी होगा, क्योंकि वो स्पीड मुझे थोड़ी स्लो लग रही है हाईवेज़ के ऊपर चार्जिंग। ये हर ढाबे में, हर होटल में जो हाईवे पे बना है, मुझे अभी तक नहीं दिखा है। मतलब थोड़े-थोड़े टाइम के बाद ही ईवी सेंटर्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर पे शायद इन हाईवेज़ पे मिल रहे हैं जो कि प्रोमिनेंट है। बट अगर इनमें भी कि जैसे आप कह रहे थे कई बार लाइनें लग रही हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर 20 किलोमीटर पे 1 चार्जर है वो आपको हमेशा फ्री मिलेगा या 1 चार्जर नहीं है, 1 के साथ 4 मिल जाते हैं आजकल मान लीजिए। बट 4 के अलावा भी वी वांट द गाड़ीज़ मतलब राइट। हमें तो ये चाहिए ना कि भाई 20 गाड़ियाँ एक बारी में चार्ज हो जाएँ। बिल्कुल, यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक इसमें मुद्दा और भी है, वो ये कि अगर हम चार्जिंग नेटवर्क की बात करें तो जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द कवरेज जो हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री में देखते हैं, बहुत ही मेट्रो सेंट्रिक है मामला, बिल्कुल। है ना? सारी जो बहस है, सारी जो पड़ताल है, जो स्टिंग ऑपरेशन से लेके और जाँच से लेके और ग्राउंड रिपोर्ट से लेके ये चल रहा है कि करोल बाग में कितने चार्जर हैं, जीके में कितने चार्जर हैं। हाईवे के ऊपर न तो हम और लोग हाईवे भी ऑनेस्टली, हम दिल्ली से चंडीगढ़ ही देख रहे हैं हाँ, वैसे तो, एग्ज़ैक्टली व्हिच वो इज़ भी, रॉन्ग। हाँ, तो वो जो है मामला, वो मैंने देखा है कि हमारा फ़ोकस बहुत ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी यहीं होगा। हाईवे हुँ, के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है, अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो, जो कि एक बहुत बड़ा गैप एरिया है। बहुत बड़ा गैप एरिया है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में आपकी जो गाड़ियों की जो टेक है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, और हुँ, चार्जिंग में उनमें कुछ एक जो चार्जिंग है उसकी स्पीड फास्ट हुई है, उनका बिल्कुल। रेंज थोड़ा बढ़ा है। लोगों में ईवी को लेकर इन्हिबिशन, एप्रीहेंशन कम हुआ है। इसका मतलब नाउ दे आर रेडी, वो हुँ, हाईवे पे ले जाने के लिए तैयार हैं, हुँ, है ना? बिल्कुल, आप उनके लिए और ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से वहाँ पे पुश अगर चार्जिंग करें। चार्जिंग नेटवर्क आप लगाएँगे, तो हुँ। फिर इलेक्ट्रिफ़िकेशन को रोकने, मतलब उसमें कोई रोकने का कोई मतलब नहीं है फिर। इनफैक्ट ये सिर्फ मतलब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी सिर्फ सरकार पे इसका ओनस डाल दिया जाता है। बट वो कंपनियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि उनकी गाड़ियाँ बिक रही हैं और नहीं, सर्विस शुरू में प्रोवाइड मेरे करना। ख़्याल से नहीं, नहीं, इसमें शुरू में मुझे लगता है कि आप अगर देखें कि इस तरह की चीज़ों में जहाँ इमीडिएटली आपका रेवेन्यू नहीं मिलता है, हुँ, सरकार का पुश ही काम आता है, चाहे ग्लोबली आप कहीं पर भी देख लें। पॉलिसी लेवल पर ही आप उसको मैंडेट करते हैं, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिफ़िकेशन की बात करें, चाइना में सब्सिडी की बात करें। इंडिया में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ईवी पॉलिसी जो स्टेट वाइज़ है, उसके तहत भी सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारे उसके भी प्रोज़ एंड कॉन्स, या उसके एंटी और अ, उसके प्रो बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि सब्सिडी एक हद तक ही देना चाहिए। अब ईवीज़ को पॉलिसी में मैंडेट कर देना चाहिए, जैसे कि एक हमारे मित्र कहते हैं। लेकिन बहुत सारी कार कंपनीज़ कहती हैं, और जो चाइना के भी डेटा कहता है कि 20% जब तक पेनिट्रेशन ना हो जाए, तब तक सब्सिडी बंद नहीं की जानी चाहिए। पॉइंट ये है, सरकार की तरफ से हो भी रहा है और सरकार की तरफ से ही होना चाहिए शुरू में, जब तक कि किसी को रेवेन्यू दिख नहीं रहा है। एक बार जब वहाँ सारे चार्जिंग स्टेशंस पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगेगी, तब आप उसके पीएनएल को देखिएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि यूएस में एक साइकिल पूरी हो चुकी है और मुझे डर इसीलिए ज़्यादा लग रहा है कि हमारा वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। कितने मतलब मेरे ख्याल से 2 साल में
करीबन हम लोगों को 4-5 साल हो जाएँगे जब हमने प्रॉपर ईवीज़ पे स्विच करना शुरू कर दिया था। राइट। क्या होने वाला है मतलब उसमें मुझे लगता है कि पता नहीं आपकी उम्र मुझे पता नहीं बट Y2K वाली हालत नहीं होगी। अ, Y2K तो मेरे को याद है। याद है आपको। तो क्योंकि यहाँ तैयारी बहुत ज़्यादा करने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। क्यों? पैनिक की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। बैटरी एट द एंड ऑफ द डे हमारे फ़ोन में भी बैटरी है। आप अगर उसको चेक करें तो वो भी 2 साल पुरानी जो बैटरी है वो आपको 86% 85% इस टाइप का मामला जा रहा है। हुँ, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से घंटी बजेगी, अलार्म बजेगा और बैटरी जो है वो कहेगी थैंक यू वेरी मच अब मैंने काम करना बंद कर दिया। तो वो जो आपका ओवरऑल रेंज है वो धीरे-धीरे कम होगा लेकिन बहुत धीरे कम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बैटरी को रिसाइकिल करने के हम लोग जब तक उस वाले साइकिल में पहुँचेंगे, हुँ, मेजॉरिटी हुँ, हुँ, रिसाइकिल करने का जो एक प्लान है, जो एटलीस्ट प्लान तो है। इम्प्लीमेंट कितना हुआ है या हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो एक तब तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पे बैटरी रिसाइकिल की समस्या खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़, पिछले साल जब नर्वसनेस हमने देखा था इंटरनेशनली बैटरी के प्राइसिंग को लेके, तो फिर इंडिया में भी बहुत सारे जो हम देख रहे हैं कई सारी नई-नई चीज़ें हुई। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी के ऊपर आप देखें, आम तौर पर सभी 7-8 साल की लाइफ़ टाइम इस तरह के बोल के बैटरी के ऊपर वारंटी दे रहे हैं। तो आज की तारीख में वैसे ही लोग 4-5 साल से ज़्यादा गाड़ी रख नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको मिल रही है बैटरी के ऊपर 7 साल, 8 साल, 15 साल की वारंटी, दैट इज़ ह्यूज थिंग। इसके अलावा एक और लेयर ये है कि इंटरनेशनली अगर आप देखें हर साल आई एम नॉट श्योर आई थिंक 12% या 15% बट हर साल बैटरी की जो कीमत है ओवरऑल वो कम होती जा रही है। हुँ, तो वो जो कम हो रही है तो बैटरी जो रिप्लेसमेंट का जो हुआ था ना वो शायद उतना ना हो। क्योंकि हाँ, एक और चीज़ जो भी हाल में एटलीस्ट मार्केटिंग के हिसाब से, बिक्री के हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं, लोगों के दिमाग में बैटरी का हुआ कम करने में मददगार साबित हुई है बीएएस। तो बीएएस बैटरी एज़ अ सर्विस बास आपने देखा होगा राइट। एमजी ने शुरू किया था, हुँ, टाटा ने भी कुछ गाड़ियों में शुरू किया है, क्रेटा ने भी बट वो हाल में लेते हैं शुरू किया। लोग? बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है अच्छा गाड़ी तो 14 लाख की है लेकिन मुझे 10 लाख देना है क्योंकि बैटरी की कीमत 4 लाख है। तो हुँ, वो समझ जाते हैं कि अच्छा इट इज़ नॉट दैट बैड। तो मेरे ख़्याल से जितना मुझे लगा है कन्वर्जन उतना ज़्यादा नहीं है, बट मार्केटिंग के मकसद से उसने का हिसाब से काम किया है। स्टार्टिंग प्राइस भी सस्ता हो जाता है। सस्ता मिल रहा है, उनका इमोशनल बैरियर टूट रहा है कि हाँ भाई बहुत महँगा है, बहुत महँगी गाड़ी नहीं है। क्योंकि शुरू में आपको याद होगा जब बड़े सारे यूट्यूब वीडियोज़ बनते थे कि आप आइस लें या बैटरी वाला लें। हुँ, आइस वाला जो बैटरी आप पैसा बैटरी में एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आप म्यूचुअल फंड में लगा दें और वो उसके बाद 4 साल के बाद कैलकुलेट करें तो आपकी बैटरी आपकी प पेट्रोल व्हीकल जो है वो आपको सस्ती उन पड़ेगी। वीडियोज़ के हिसाब से तो हमें कपड़े भी खरीदने बंद कर देने चाहिए। सब कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि अब जो है इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन बैटरी व्हीकल्स भी हैं। वो तब होता था जब नेक्सॉन की पेट्रोल भी अवेलेबल थी, नेक्सॉन की बैटरी भी अवेलेबल हुँ, थी। तब आप कंपेयर कर सकते थे। आज की तारीख में विंडसर को आप किससे कंपेयर करेंगे? सही विंडसर बात है। ईवी है। विंसर ईवी को भी अगर हम देखें, इसमें जो सबसे अगेन बैटरी का मान लेते हैं कि जो भी आएगा कॉस्ट उस समय देखा जाएगा। लेकिन रीसेल का क्या सीन है? रीसेल के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं कि रीसेल बहुत ही ज़्यादा कमाती है। रीसेल में ऑनेस्टली मैं बहुत ठोस नहीं कह पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बड़ा ही नोशनल सा मामला, इमोशनल सा चल रहा है क्योंकि कौन क्या किस तरह की प्राइसिंग रख रहा है। हुँ, मैं उसमें जितना क्योंकि मेरे लिए भी एक्सपीरियंस उतना नहीं है इतने साल का है जहाँ पे मैं एग्जैक्ट वो प्राइसिंग के ग्रामर को समझ पाऊँ। लेकिन ये सच्चाई ज़रूर है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने उसी नर्वसनेस या एंग्जायटी को दूर करने के लिए बाय बैक स्कीम्स भी बनाए हैं। तो उसमें थोड़ा-सा थोड़ी सहूलियत मुझे लगता है कि है, जहाँ पर आप 3 साल के बाद या 36 महीने के बाद या 5 साल के बाद गाड़ी बेचें और आपको 40% 30%, 60% आपको वापस मिल जाएगा। इट हैज़ गिवन यू नो स आई मीन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उससे मिला है कस्टमर्स को। तो रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली पेट्रोल के मुकाबले या आइस के मुकाबले मुझे लगता है कि अभी कम है, लेकिन आने वाले वक़्त में सभी फ्यूल या पावर ट्रेन्स को लेके जो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, उससे मुझे लगता है कि बहुत अलग, बहुत ही क्रांतिकारी इसमें बदलाव आ जाएगा। तो अगर बायबैक की आपने बात करी, इसी से मतलब कुछ एक हिंट मिला अगला क्वेश्चन बनाने के लिए कि पेट्रोल कार्स 15 साल के बाद ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, इसलिए उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। डीज़ल कार्स की 10 साल में दिल्ली एनसीआर में कर दी गई हैं। इलेक्ट्रिक कार को क्या हो रहा है? वो उसकी लाइफ साइकिल 15 साल में क्यों खत्म हो रही है? क्या उसको भी बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर में? मेरे ख़्याल पॉसिबिलिटी? से वो अभी तो मेरे ख़्याल से वो चर्चा की बात शायद नहीं है बहुत बड़ी क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है, वो जो लास्ट हमारी बात हो रही थी किसी एनर्जी एक्सपर्ट से,
अब 98% 95% तक रिसाइक्लिंग की बात हो गई है। हुँ, तो वहाँ पे आपको वो चिंता करने की बात नहीं है कि गाड़ी का क्या होगा या गाड़ी उस तक चलेगी कि नहीं। एक पहलू तो ये है कि आजकल हम वैसे ही 4-5 साल से ज़्यादा गाड़ी रखते नहीं हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की बात नहीं है। उसका असर रीसेल वैल्यू के ऊपर पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन मैं अगर कहूँ पेट्रोल और डीज़ल वाली, वो तो आपने मेरी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया, क्योंकि वो लॉजिक ऑनेस्टली हाँ, मुझे वैसे समझ आपने नहीं क्यों नहीं आता। सोचा? मैंने ये क्या पूछ लिया। हाँ। क्या आप चाहते तो अगर आप थार को इलेक्ट्रिक करवा लेते तो आपको हाँ, नहीं थार मैंने बेचनी सोचा नहीं था। पड़ती? हाँ, नहीं मैंने सोचा? सोचा था, लेकिन वही है कि वो मैंने बहुत रिलायबल वो मिला नहीं, कन्वर्जन वाला उस वक़्त जो मैंने सर्च मारा था, वो मिला नहीं। प्लस ऑनेस्टली फ़ील तो जो टॉर्क की थी और जो फ़ील आवाज़ की थी, वो उसको रिप्लेस थोड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने वो गाड़ी अब बेच दी तो बेच दी, बट पॉइंट ये है कि होना नहीं चाहिए था। जो हम लोग E20 की बात करते वक़्त कर रहे थे, हुँ, जब आपके पास साइंटिफिक डेटा है, नंबर्स हैं, गो विद दैट नो। आपको ये एक अलग से रैंडम या एक ऐसा क्राइटेरिया बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप कि कस्टमर्स को सोचना पड़े कि भाई करें तो करें। आप एमिशन की बात कर रहे हैं, एमिशन को आप और स्ट्रिक्ट बनाइए, पीयूसी को और स्ट्रिक्ट बनाइए, और जो टेल पाइप से निकल रहा है उसको उसको मेज़र कीजिए। वो राइट। टेल पाइप कौन-सी गाड़ी में लगा हुआ है, कौन से इंजन से आ रहा है, इट शुड नॉट मैटर। उसपे कुछ तो काम आई थिंक चल रहा है, कुछ मैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके हिसाब से कुछ तो नया होने वाला है हाँ, उससे। नहीं अभी तो अब तो राहत मिल गई है। अब जब मैंने गाड़ी बेच दी है उसके बाद राह 10 साल 15 साल वाली राहत मिल गई है। तो वो एक अलग दुःख है। बट अगर वैसे देखें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप बार-बार कह रहे हो कि डेटा मेरे पास इतना नहीं है, बट ये डेटा तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या करता है? क्योंकि जिन्होंने ले ली है गाड़ी, अब उनको भी ये क्लैरिटी नहीं है कि सर्दियों में ज़्यादा चलती है, गर्मियों में ज़्यादा चलती है या कोई बिल्कुल जाने वाला है, तो उसके हिसाब से क्या कैसा वेदर है, क्या ज़्यादा सूटेबल है? आप बैटरी के ऑपरेशन की बात हाँ मेरे जी। ख्याल से कर रहे हैं। तो बैटरी का ऑपरेशन मोस्टली जो है वो हाई और लो टेम्परेचर उसके बैटरी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है तो करता है। उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख जाएँ या वहाँ जाएँ तो अचानक से बैटरी बैठ जाएगी, ऐसा हुँ, ऐसा भी नहीं होता है। बट ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो उनके मोस्टली मैनुअल्स में आप देखेंगे बैटरी को। सो बैटरी ऑलवेज़ ऑपरेट्स इन इन आई मीन ऑप्टिमल उसका परफॉर्मेंस होता है। बट टेस्टिंग जो होती है वो 55 डिग्री 60 डिग्री में भी टेस्टिंग होती है, -25 डिग्री में या 0 डिग्री में भी टेस्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ जाके मामला बिल्कुल ठप हो जाता है, बट टेक्निकली अगर केमिकल अगेन वो मामला साइंटिफिक है, केमिकली अगर आप देखें तो उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, किसी का 25 से 35 के बीच में होता है, किसी का 20 से 30 के बीच में होता है। मोस्टली ये है कि आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर को देखें और वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है। तो 2 चीज़ों एनीवे हम एक एक जो हमारे जो दर्शक जिन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी है, हुँ, उनको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आम तौर पर रेंज को लेकर एक बहुत नर्वसनेस ये होती थी पहले कि आप देख रहे हैं अचानक 60% रेंज है हुँ, और उसमें मान लीजिए आपकी गाड़ी 60% में 200 किलोमीटर चल रही है। आपने 15 किलोमीटर गाड़ी और चलाई और अचानक से 45% पे आ गया और रेंज आपको 125 का दिखा हुँ, देगा। तो वो एक नर्व आप तुरंत ही एक नर्वस उसमें चले जाएँगे, वो जो होता था। अभी भी कई मामलों में होता है, कुछ गाड़ियों में अभी भी हो जाता है, जो हम लोग रिपोर्ट करते हैं मान लीजिए, तो जो भी डिफेक्ट होता है उसको वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, जो भी डिफेक्ट होता है, दे एड्रेस इट। बट पॉइंट इज़ कि पहले बहुत कॉमन था। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उतना इवॉल्व नहीं था पहले, तो वो कितनी बैटरी खर्च हो रही है, नहीं हो रही है, कितने तो कैलकुलेट करना है, कितने दूर चला है, तो उसमें कितना बैटरी जानी चाहिए, कितना रेंज बचा है, वो सही नहीं होता था। तो वो एक आपको नर्वसनेस पहले तो होता उसमें था। आप कह रहे हो कि एक्यूरेसी अब आई है। अब एक्यूरेसी आई है, तो वहाँ पे आप जब चलाएँगे तो उसमें एक ही चीज़ आपको समझने वाली बात है कि अगर आप नॉर्मल क्रूज़िंग वाले स्पीड में चला रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हवा से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हुँ, फिर वो ऑप्टिमल आपको रेंज देगा। बट ईवीज़ के मामले में आपने देखा होगा कि बार-बार सभी कंपनियाँ सीडी की बात करते हैं, कोएफ़िशिएंट ड्रैग कोएफ़िशिएंट की बात करती हैं। हुँ, इस वजह से क्योंकि एयरोडायनामिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप जब 80 से 100 के ऊपर जाते हैं स्पीड, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बहुत कम हो जाती है। 15% 20% टाइप का जो गिरावट आपको देगा, और वो सिंपल फिज़िक्स है। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो रेंज है, अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो वो आप मतलब इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू एन्जॉय इट, यू ऑब्वियसली यू शुड एन्जॉय इट बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आपने उसी के लिए पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अगर आपने बहुत जिसे हम स्पिरिटेड ड्राइविंग कहेंगे, थोड़े तेज़-तर्रार ड्राइविंग करें, तो उसमें फ्यूल उसकी जो रेंज है, वो ज़रूरत से ज़्यादा कम होगी, ये आपको मान के ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सभी को होना चाहिए।
हाँ, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो चुका है और अभी हाल-फिलहाल में कोर्ट में केस भी गया था, जिस पे कोर्ट ने भी सिमिलर ही डिसीज़न दिया कि इसमें अगर क्लेम करी गई है कुछ, तो उसकी कुछ पैटर्न्स भी हैं जिसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेलरेटर फुल ऑन दबा के आप चाह रहे हैं कि 400 ही किलोमीटर चले, तो वो नहीं चलेगी हर बार। तो कंडीशंस पे मैटर करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा। तो एसी चलाने से भी फ़र्क पड़ता है क्या? फ़ोन चार्ज करने से मतलब मैं बिल्कुल आम आदमी वाले सवाल पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, नहीं बट तो उसमें अगर मैं फ़ोन वो चार्ज नहीं, कर नहीं रहा हूँ, वो 4 फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ उसमें और अलग-अलग बैटरीज़ होते हैं। ओके। हाँ, तो गाड़ी के लिए अच्छा बैटरी जैसे ज़रूरी नॉर्मल गाड़ी में नॉर्मल छोटी गाड़ी में बैटरी होती है और एक बड़ी बैटरी पैक है, वो वैसा दोनों बैटरी वैसा भी पैक होता है। रहते हैं। कई बार आप आइस व्हीकल्स में भी जब चलाएँ, तो देखेंगे कि आप जब पावर मोड में जाएँगे, हुँ, तो एसी जो है वो कम हो रहा है ताकत, क्योंकि वो फिर जो एसी वाली बैटरी है, वो ताकत उधर झोंक रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही बैटरी एक ही सी टाइप सी में आपने सारे जोड़ दिए, एक ही मल्टी प्लग, वैसा नहीं है। तो प्राइस लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सब्सिडीज़ को हटा भी दें, प्राइस अभी भी पेट्रोल डीज़ल कार से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है। आई एम श्योर काफ़ी पैसा आर&डी में भी कंपनियों का खर्च हुआ है जी। और पैसा लगा है तो वो कहीं न कहीं वसूलेंगी भी। ये वाला प्राइस कब तक लगता है आपको? क्योंकि बैटरी का प्राइस आप कह ही रहे हो हर बार डाउन जा रहा है। ओवरऑल गाड़ी का प्राइस कब थोड़ा डाउन या फिर एटलीस्ट पेट्रोल एंड डीज़ल के एट पार आने की उम्मीद है? सभी कह रहे थे कि 26 में, पहले जो मैं वही बता रहा था कि पहले 2-3 साल पहले बात हो रही थी कि हुँ। 26 में शायद वो कब आएगा, आई डोंट थिंक सो, अभी तो आया नहीं है। हाँ, अभी तक मैंने कभी कम होते हुए नहीं देखे हैं हाँ, नहीं कम प्राइसेज़। तो हुआ है, पिछले साल जो है या पिछले साल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम बहुत कम हुए हैं, अचानक से बहुत सारे डिस्काउंट्स आपको याद होगा, नेक्सॉन पर आए थे, एमजी ने किए थे, उन गाड़ियों के दाम कम हुए हैं। ओके। लेकिन बैटरी की जो कीमत जो है वो उस स्पीड से कम नहीं हुई जितना कि सोचा जा रहा था शायद। तो जिस स्पीड से हम लोग बैटरी की कीमत की बात करें तो उस स्पीड से बैटरी की कीमत कम नहीं हुई है और आने वाले 1-2 साल में शायद होए, बट एक बड़ा चंक तो है। लगभग 1 तिहाई आपका जो प्राइस है वो हुँ, आपकी बैटरी का चला जाता है। प्लस हम लोग ये डिस्कशन इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो मास मार्केट का है। हुँ, और मास मार्केट में बैटरी के का प्राइस जो है, प्राइस ही सबसे सेंसिटिव मामला है। उसमें अगर बैटरी आपने साइज़ बढ़ा दी, रेंज तो आपका मिल जाएगा, हुँ। प्राइस ही बढ़ जाएगी। तो वो बहुत ही डेलिकेट एक बैलेंस हमने मास मार्केट में देखा है। हो सकता है 1-2 साल में शायद एट पार आ जाए आई गेस, बट अभी तक जहाँ तक मुझे याद है मामला बराबरी का तो नहीं आया है। क्योंकि उसके होने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अभी अगर आप सोचें कि मान लीजिए सबसे सस्ती ईवी इस समय मार्केट में कौन-सी होगी? टियागो आई थिंक या हाँ, कॉमेट टियागो, कॉमेट एमजी कॉमेट वाले तो हाँ, कॉमेट इज़ इट्स स्टिल कमिंग या मतलब इट्स डिसकंटिन्यू हो स्टिल चुकी देयर, है? इट्स स्टिल देयर। अच्छा, बट कॉमेट भी मुझे लगता है कि उस लेवल पे नहीं बिक पाई जिस लेवल पे मुझे उम्मीद थी। क्योंकि एक परफेक्ट कार जो बाहर से छोटी दिखती है, पार्किंग में आसान है, ठीक-ठाक सी रेंज है और अंदर बैठने के बाद खुला फ़ील होता है। आई एम श्योर आपकी हाइट का इंसान भी जब बैठा होगा उसके बाद भी काफ़ी क खुली कल ही गाड़ी है कल ही परसों में बैठा था तो कॉमेट में। एंड काफ़ी खुली गाड़ी हाँ, है। बट जगह उस अंदर हिसाब अंदर से अंदर उसको जगह। रिस्पॉन्स नहीं हाँ, मिला। लेकिन इसमें एक चीज़ जो होता क्या है, डिस्कस करते वक़्त हम लोग फ़ोकस नेम प्लेट्स और कैटेगरीज़ पे करने लगते हैं। हुँ, एज़ अ कस्टमर आप सोचिए, हम लोग अभी एज़ अ मे मीडिया पर्सन या एज़ अ कमेंटेटर हम लोग उसके ऊपर देख रहे हैं। एज़ अ कस्टमर आप देखिए, कस्टमर के लिए पावर ट्रेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस हद तक नहीं है। उसको बस ये है कि इस पैसे में सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे कहाँ मिल रहा है। तो उस मामले में कॉमेट जो है एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, मज़ेदार गाड़ी है, कहीं भी आप लेके जाइए। लेकिन उसमें थोड़ा-सा और पैसा लगा दूँगा तो मैं टियागो ईवी आ जाएगी और एटलीस्ट फ़ास्ट थोड़ा-सा आ चार्जर के जाएगी, ऑप्शन आ जाएँगे, फ़ास्ट थोड़ा चार्जिंग के। रेंज बढ़ जाएगा, इसको लेके मैं हाईवे पे चला जाऊँगा, हुँ, है ना? फैमिली को लेके चला जाऊँगा। इस टाइप के ही क्राइटेरिया तो सभी गाड़ियों के ऊपर लागू होते हैं। तो हम लोग ईवी वर्सेस पेट्रोल वर्सेस डीज़ल के बजाय ये देखना होगा कि यूटिलिटी किसको किसमें ज़्यादा मिल रही है और इस वज़ह से वो सफल या असफल होगी गाड़ी। तो कॉमेट वाले मामले में वही था कि साइज़ चूँकि आपको प्रेज़ेंस भी बहुत छोटा लगता था। आप अगर देखिए तो सड़कों के ऊपर आपको गाड़ी छोटी लगती है, तो कई लोग जिनकी पहली गाड़ी है, वो चाहेंगे कि मैं एक स्टेटमेंट तो दूँ। हुँ, एक बड़ी गाड़ी तो हो, पहिया तो थोड़ा बड़ा हो। सही बात है। हाँ, तो वहाँ वहाँ पे वो नानो वाली प्रॉब्लम हो गई मतलब वहाँ भी। हाँ, नैनो नानो वाले वाली एक तरह प्रॉब्लम हो से, गई, यस, यस, यस। कह सकते हैं। क्योंकि आप केवल वैल्यू फॉर मनी केवल क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी गाड़ी के लिए। और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब आ रहे हैं धीरे-धीरे ईवी मार्केट की वजह से ही। विनफ़ास्ट अभी हाल-फिलहाल में आया और भी मैं सुन रहा हूँ काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो अभी दिख अ सकती हैं आपको आती हुई? यहाँ पे तो हाल में हमने देखा टेस्ला की एंट्री फाइनली हो ही गई थी।
तो वहाँ की बिक्री भी ठीक-ठाक ही है, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन हुँ। मेरे ख़्याल से टेस्ला भी अभी जिसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वैसा ही वाला हिसाब-किताब है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वो भी नहीं है, धीरे-धीरे आपने अलग-अलग। देखी है रोड पे अभी तक टेस्ला? मुझे हाँ, नहीं हाँ, देखी। देखी है, बहुत कम देखी है लेकिन देखी है। जिसमें से 1-2 में तो शायद मैं ही था। नहीं, मुझे हमर ईवी दिखी है फिर भी रोड हाँ, पे, बट वो रो बट टेस्ला नहीं दिखी। अच्छा, नहीं मैंने वो केवल सोशल मीडिया पे देखी थी नहीं, हमारी हमर भी। ईवी मैंने देख ली है। तो विनफ़ास्ट तो आउट एंड आउट ईवी प्लेयर ही है, हुँ, इलेक्ट्रिक प्लेयर ही है। वो फोर व्हीलर्स के साथ टू व्हीलर्स में भी आ रहे हैं। इसके अलावा हम जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, महिंद्रा, टाटा, ये तो नई-नई गाड़ियाँ लेके आ ही रहे हैं। मारुति की एक आई गई है, टोयोटा की एक आई गई है। बीवाईडी ठीक-ठाक कर रही है और बीवाईडी का इंटरनेशनल पोर्टफोलियो तो बहुत तगड़ा काफ़ी है। अच्छा है। यूरोपियन कार मेकर से जब अभी हाल में हम बाहर में इटली गया था, वहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ जो मास मार्केट है वो तो बीवाईडी से के चक्कर में स्ट्रेस में है। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे स्ट्रेस में है बिकॉज़ वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे रही है। यहाँ पे हमारा मामला थोड़ा देखा जो है वो बहुत ही ईज़ी गोइंग टाइप का भी उनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लग रहा है। और मैं केवल फोर व्हीलर्स की आज बात कर रहा हूँ, तो मैं हुँ, उसी ब्रांड के हिसाब उन्हीं ब्रांड्स में अगर देखूँ तो कोशिश सिट्रोन ने भी की थी हुँ। ई-C3 उसका उसकी सफलता वैसी मिली नहीं। और क्या है, रेनॉ के पास रेनॉ इलेक्ट्रिक कभी वो नहीं सोचिए हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में रेनॉ सोचिए जो हाइब्रिड दिवाली दशहरा से पहले वो लोग लेके आएँगे डस्टर में। डस्टर में हुँ, फाइनली एकदम से जाग गई है रेनो। एग्ज़ैक्टली और वो तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1.4 1 एंड 1 लीटर और हाइब्रिड और नंबर्स-वंबर्स भी ठीक हैं और मतलब ये नहीं कह सकते देर आया दुरुस्त आया क्योंकि काफ़ी देर उन्होंने काफ़ी देर लगा दी। कर एक डस्टर का फेसलिफ्ट लाने में काफ़ी साल लगा दिया। बिल्कुल, तो वो एक बड़ा चैलेंज था लेकिन हाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं ईवीज़ में, कई सारे ऐसे इसमें प्रोडक्ट हैं, मैं केवल टाटा की बात नहीं कर रहा हुँ, हूँ, हुँ। मैं सभी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे जो जिन्होंने जो चेंजेज़ किए हैं उससे लग रहा है कि इंटेंट है उनका, साफ इंटेंट है कि भई हमें यहाँ पर कस्टमर चाहिए ईवी के लिए, तो उसमें वो फीचर्स से उसको लोड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक और चीज़ है जो जो एज़ एन आइस लवर मुझे बुरी लगती है, थोड़ी-सी चुभती है, वो ये कि सभी कंपनीज़ जो है वो नए नए टेक और फीचर्स जो हैं, वो ईवी में ही डाल रहे हैं। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना गैजेट बना रहे हैं उसे वो। ये गैजेट तो बाकी गाड़ियाँ ही बन रही है बट व्हाट आई रियलाइज़्ड एंड व्हाट आई डोंट एन्जॉय सो मच कि पहले पहले सबसे पहले वो ईवी क्योंकि ईवी आर्किटेक्चर वो नए स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं, हुँ। उसमें सब चीज़ के लिए स्कोप बना रहे हैं और नए-नए फीचर सबसे पहले उसी में डाल रहे हैं। तो इसलिए इस चक्कर में पेट्रोल और डीज़ल वाले जो हैं, वो मॉडल्स बेचारे नेग्लेक्ट होके कोने में पड़े हुए हैं। बट क्या अब आगे क्या लगता है आपको? क्योंकि एक चीज़ जो मुझे लगी है कि काफ़ी महिंद्रा एंड टाटा दोनों ने ही बिल्कुल बेस से कुछ नए मॉडल्स निकाले। 1-2 साल पहले हमने देखा कि कैसे बी6 एंड 9e क्या उसका हाँ, नाम बड़ा 9e 9e XEV 9e एक्सईवी 9e इनको बिल्कुल बेस से इन्होंने बनाया। बट सोशल मीडिया की माने तो इंडियन कार कंपनीज़ की वही पुरानी प्रॉब्लम जिससे हम जूझ ही रहे हैं। फिनिशिंग में अभी भी इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट द अदर डे मैं टाटा के सर्विस सेंटर पे था और टाटा का सर्विस सेंटर सुनते ही सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है वो सबको पता है। और वहाँ पे एक इंसान था जिसने एक ही दिन पुरानी एक गाड़ी थी उनकी ईवी और उसकी काफ़ी चीज़ें चलना बंद हो गई थी। ये ऐसा क्यों है? मतलब व्हाई आर इंडियन कार मेकर्स स्टिल अ लिटिल बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग? और ईवी के आई बाद भी क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि ईवी तो इन्होंने बिल्कुल बेस से बनाई है और नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाई है। आई गेस इट्स बेसिक जो असेंबली लाइन जो डिसिप्लिन है ना, वो मुझे लगता है कि अभी भी वैसा इवॉल्व नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए था। 20 साल, 15 साल से आप जब गाड़ियाँ बना रहे हैं तो पैनल गैप्स, हुँ। कनेक्शंस इवन पीडीआई फॉर दैट मैटर शोरूम से निकलने से पहले, ये सारे इश्यूज़ को लेकर आई थिंक ये थोड़ा-सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेरा एक पुराना मेरा मानना है, मे बी आप सहमत ना हो, लेकिन हम लोग एज़ अ कल्चर जो है, हम लोग एग्ज़ीक्यूशन में पहले से टीथिंग प्रॉब्लम मान के ही चलते हैं कि टीथिंग हमारे लिए टीथिंग प्रॉब्लम ही एग्ज़ीक्यूशन है। हाँ, जो भी आप लागू करो उसमें नहीं, नहीं हाँ, दिस इज़ टीथिंग प्रॉब्लम, दिस इज़ टीथिंग प्रॉब्लम। तो टीथिंग प्रॉब्लम हमारे यहाँ बिल्कुल वो एस्टेब्लिश हो गया। हुँ। तो यहाँ मुझे लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हैं वो शोरूम लेवल के ऊपर, वर्कशॉप लेवल के ऊपर, सर्विस से पहले, डिलीवरी से पहले किसी भी गाड़ी में होनी चाहिए।
अगर वो नहीं हो रही है, अगर वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कंपनीज़ को इंट्रोस्पेक्शन ज़ोरदार तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। अब बहुत ही इस उम्र में, इस वक़्त में, इस ऐज में इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, आपकी एक पैनल चलना बंद हो गया, एक लाइट चलनी बंद हो गई, आपका एक इंडिकेटर चलना बंद हो गया। अरे हल्का-सा माइनर में डिफेक्ट है, मतलब दीज़ आर वीडियोज़ जो हम हाँ, हर और दूसरे दिन मतलब देखते एक हैं। और वो भी, और कस्टमर्स भी बड़े ही बहुत ही अजीब उनका एक्सपेक्टेशन लेवल हो गया है। एक सवारी है जो चलते-चलते रिवर्स में जा रही है, वहाँ पे कोई गुस्सा नहीं हो रहा है। एक में उनका लाइट बंद है और उस पे वो गाड़ी में आग लगा रहे हैं। तो वो भी मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि किसी के लिए आपके लिए टॉलरेंस ज़्यादा है, किसी के लिए कम है। बट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड कि फॉरगेट इंडियन और कस्टमर्स एंड इंडियन मार्केट, जैसे आपको ग्लोबल आप तभी बनोगे जब उस लेवल पे आप अगर इनके जापानीज प्लांट्स में आप जाओ। बिल्कुल, और मैं यही बोलने वाला था कि मारुति इंडिया में इसीलिए मारुति है क्योंकि वो शायद सुजुकी के साथ है और उसमें आज तक हमें उतनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं दिखी हैं। नहीं, उसमें एक और एग्जांपल मैं दूंगा, केवल सुजुकी का साथ ही नहीं है, वहां से आप उसको जब आपने सीखा है तो आपने यहाँ के कल्चर में इनकलकेट किया है, यूज किया है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टीवीएस। हुँ, टीवीएस में उनका भी सुजुकी के साथ टाई अप था। ठीक है? अब वहाँ जो प्रोडक्शन में आप देखिए, मोस्टली मोस्टली आप ये देखें कि जो पिछले 15 12 15 20 साल से जो मैंने उनके प्लांट्स में अलग-अलग वक़्त में हिस्सा या वहाँ पर प्लांट में विज़िट किया है, प्रोडक्शन को लेकर उनका जो डिसिप्लिन है वो ऑलमोस्ट अभी भी वही उन्होंने रखा है। तो इट्स नॉट अबाउट Indian or foreign or anything. It's just about whether we are ready to learn from them or not. वो कुछ-कुछ कंपनीज़ ने किया है, कुछ-कुछ कंपनीज़ को करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बैरियर है। आप यहाँ पे आप शेर बन सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर जिस तरीके से कंपनीज़ की इज़्ज़त के साथ नाम लिया जाता है, वहाँ पे ज़रूरत है। वो सारे फिनिशिंग आपके अगर नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ है। इसमें जो एक चीज़ मुझे आखिरी चीज़ जो रह गई जो मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए वो शायद प्लग इन हाइब्रिड्स हैं और प्लग इन हाइब्रिड्स अभी तक इंडिया में नहीं आए हैं। तो हम लास्ट टाइम भी इसके बारे में सोच रहे थे, क्या हम उन्हें हाइब्रिड्स बोलेंगे या ईवी बोलेंगे? नहीं, उन्हें प्लग इन हाइब्रिड ही कहा जाता है, अलग से ही उनको प्लग क्योंकि इन वो हाइब्रिड उनका काफ़ी हद तक कैटेगरी ही ईवी अलग है, ही हाँ, हैं। क्योंकि मैंडेट के हिसाब से भी बहुत सी जगह के ऊपर ये काम होता है, क्योंकि यहाँ एट द एंड ऑफ द डे हाइब्रिड में भी आप जला बेसिकली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी जला रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जलाकर ही आप उसे चार्ज कर रहे हैं। फ्यूल एफिशिएंसी भले ही आपकी एक्स्ट्रा हो जाए नहीं, 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 सॉरी, 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 सॉरी। नेक्स्ट एपिसोड हाइब्रिड पे है। सॉरी, सॉरी, ये स वाला आंसर नेक्स्ट मुझे लगा एपिसोड था में इस देना। बार नहीं फँसूँगा मैं नहीं, आपके नहीं, नहीं, इस नहीं, नहीं, तरह नहीं, नहीं, के। नेक्स्ट आंसर पक्का, पक्का नेक्स्ट एपिसोड पे हाइब्रिड पे पूरा डिस्कशन, डन है। एक चीज़ ये बताइए, मैंने एक चीज़ देखी, निसान की एक गाड़ी दिखी मुझे, अब पता नहीं वो असली है या नकली है। लीफ तो ख़ैर आ नहीं पाई, उसके लिए मुझे हमेशा खेद रहेगा। लेकिन निसान की एक गाड़ी मैंने इंटरनेट पे देखी जिसका कहा जा रहा था कि उसमें एक पेट्रोल इंजन है, जो कि टायर्स को पावर नहीं देता है, वो सिर्फ़ बैटरी को चार्ज करता है। क्या ये सच है? ऐसा कुछ आने वाला है? नहीं, नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का वो है ना, आप कह रहे हैं बैटरी जो है वो। उसमें एक पेट्रोल इंजन है हाँ, हाँ। तो जो ये जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, वो वैसे ही काम करते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि उसमें 3 मोड में काम करता है। एक तो आप केवल ईवी मोड में चलाएँ, हुँ। जब आप और उसमें अलग-अलग नहीं, नहीं, लॉजिक। बट वो जो पेट्रोल इंजन है, वो टायर से कनेक्टेड ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो ओके। वो बेसिकली कपलिंग होती है, डीकपल हो जाता है वो, हुँ, कि आप जब वो कई बार वैसे मैकेनिज़्म भी होता है कि आपके पास एक ऑप्शन वो भी होता है, जब आप ओवरड्राइव में जाएँ, आप बिल्कुल ही एक्सेलरेट कर दें, तब वो फाइनली सीधे कपल हो जाए टायर से। अदरवाइज़ जो बैटरी है उससे आपकी ईवी मोड में चलेगी। फिर पेट्रोल का इंजन ऑन होगा, वो आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, वो ईवी वो पहियों को पावर देगी। ओके। थर्ड मोड ऐसा होगा जब आप एक्स्ट्रा ताकत आपको चाहिए, कहा तब इंजन कहेगा भई अब मैं ही अच्छा, सँभालता हूँ। मुझे लगा वो एआई वाले वीडियोज़ सही हो गए, जो नहीं, वो नहीं, नहीं। पीछे ये जनरेटर मैकेनिज़्म है चलाते हुए एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कई बार इस तरह के हाइब्रिड की स्टोरी करने से पहले 3 घंटे की पढ़ाई मुझे करनी पड़ती है भाई, कि समझ में तो आए कि कौन से मोड में कहाँ से जाके। पढ़ लीजिए, पूरा 1 हफ्ता है आपके पास, क्योंकि इसके बाद कोई आंसर जितने क्वेश्चन्स हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर देना, क्योंकि सारे आंसर देने पड़ेंगे। उस दिन ये डिप्लोमैटिक रिसर्च कम है, नहीं चलेगा। उस दिन तो आपसे सारे आंसर्स हम निकाल के मानेंगे कोशिश। और कोशिश करेंगे कि शायरी भी बेटर हो, आंसर्स भी बेटर हो और
उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, तो उनको आंसर सारे अच्छे देने ही पड़ेंगे। बट थैंक यू, पिछले वाले पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आए, काफ़ी ठीक-ठाक से आए बट काफ़ी अच्छे भी आए और उससे जो हमें जो पॉज़िटिव साइड थी यही थी कि इस बार हमने ईवी पे किया, अगली बार हम हाइब्रिड पे कर रहे हैं और उसके अगली बार का टॉपिक क्या होगा, वो आइडियली मुझे लगता है कि आप भी अपने इंस्टाग्राम पे डालिएगा। फिर से आपका इंस्टाग्राम नीचे रिफ्लेक्ट कर दूँगा, आपके फॉलोअर्स मैं बढ़ा के रहूँगा। बट आपकी बाइक का जो आपने डिस्क्लोज़र अरे! करना है, एक वो करना है और एक आपको क्वेश्चनेयर डालना है अपने इंस्टाग्राम पे कि अगली बार क्या क्या होना होगा? चाहिए, हाइब्रिड के बाद क्या होना चाहिए हमारा टॉपिक। डन। डन है। तो इंस्टाग्राम पे जाके प्लीज़ उनको फॉलो कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद हाइब्रिड्स। थैंक यू। बाय-बाय। थैंक बाय। यू।